जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम भारत के दक्षिणी सिरे यानी कि तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी की बात करने जा रहे हैं। अगर आप कन्याकुमारी जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कन्याकुमारी कैसे पहुंचना है, कन्याकुमारी में हमें कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और कन्याकुमारी हमको कौन कौन से समय पर जाना चाहिए, कन्याकुमारी में हमको होटल की व्यवस्था क्या है और इसके कॉस्ट क्या होंगे, कन्याकुमारी में हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और अंत में यह भी जानेंगे कि कन्याकुमारी हमको घूमने के लिए कौन कौन से स्थान पर विजिट करना है और इसका साधन क्या होगा। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कन्याकुमारी घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ, जिससे आपको कन्याकुमारी यात्रा करने में काफी सहूलियत मिले और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कम आएगा। तो बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, आपको कन्याकुमारी कैसे पहुंचना है। दोस्तों कन्याकुमारी पहुंचने का आपके पास 3 बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वो है आपका कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। तो आप अपने शहर से देख लीजिए कन्याकुमारी के लिए आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं। दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपका फ्लाइट। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट, जो कि केरला की कैपिटल है। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से कन्याकुमारी की जो दूरी है वो लगभग आपको 90 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी, और ये 90 किलोमीटर की दूरी या तो आप तय कर सकते हैं बस के द्वारा या फिर आप चाहे तो पर्सनल कैब के द्वारा बुक करके कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं। 3 घंटे का यह रोड का सफर रहेगा और आप कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। और लास्ट यानी कि तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो दोस्तों वो है आपका बाय बस। हालांकि दोस्तों कुछ टूरिस्ट कन्याकुमारी घूमने जाते हैं तो वो त्रिवेंद्रम होते हुए या फिर केरला ट्रिप करने के बाद या फिर रामेश्वरम ट्रिप करने के बाद दोस्तों कन्याकुमारी विजिट करते हैं। तो आपको रामेश्वरम से भी, मदुरई से भी, त्रिवेंद्रम से भी, हर जगह से आपको डायरेक्ट बस की कनेक्टिविटी मिल जाएगी कन्याकुमारी के लिए। तो आप चाहे बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि कन्याकुमारी में स्टे कहाँ करें। दोस्तों कन्याकुमारी का माता का मंदिर है जिसको अम्बन माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो उसके आसपास यानी कि आधे किलोमीटर के दायरे में आप होटल ले सकते हैं। कन्याकुमारी में आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस देखने को मिलेंगे और अच्छे होटल भी देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता आपका बजट कितना है। और अगर मैं नॉर्मल लॉज या गेस्ट हाउस की बात करूं तो उसका कॉस्ट आपका 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये आ जाता है। वही अगर आप अच्छे से होटल लेना चाहते हैं तो आपका 1000 से 1500-1200 इस तरीके से आपको कन्याकुमारी होटल देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं कन्याकुमारी में हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलेगी। हालांकि दोस्तों आपको साउथ में मालूम है ज्यादा खाने पीने का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर चलता है राइस और दाल। लेकिन अगर आप डिमांड करके चपाती लेना चाहते हैं तो चपाती वहां प्रोवाइड कर देंगे और आपको ढेर सारे होटल मिल जाएंगे जो कि अच्छे क्वालिटी के होटल रहते हैं। खाने पीने की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं दोस्तों 100 रुपये 120 रुपये आप 1 टाइम का खाना खा लेंगे, जो कि थाली सिस्टम की कॉस्ट होती है। कन्याकुमारी में खाने पीने की इस प्रकार से हम व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले बात करते हैं कन्याकुमारी में हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और कन्याकुमारी हमको कब आना चाहिए। दोस्तों कन्याकुमारी स्पेशली एक दिन बहुत बढ़िया है पूरा एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बारीकी से एक्सप्लोर करना तो आप 2 दिन का ट्रिप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मेन प्लेस विजिट करना चाहते हैं तो आप भली भांति एक दिन में इन सारे स्थान को कवर कर लेंगे, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कौन से स्थान आप पर आपको विजिट करना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ आप बात कर लें आपको कन्याकुमारी में जाना कब चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है साउथ में गर्मी थोड़ा सा ज्यादा पड़ती है, तो कन्याकुमारी विजिट करने के लिए जो सबसे बेस्ट समय है वह है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का, क्योंकि यह वो टाइम है पीरियड होता है जब आपका विंटर, और विंटर में वो मौसम भी अच्छा होता है, माहौल भी अच्छा रहता है और साथ ही साथ आपको घूमने भी काफी अच्छा मजा आएगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों प्रस्थान करते हैं अगले पार्ट की तरफ, यानी कि हमको कन्याकुमारी में कौन कौन से स्थान पर विजिट करना है। इन सारी जगहों पर घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। सबसे पहला और सबसे मुख्य स्थान है जो दोस्तों वो है आपका कन्याकुमारी माता का मंदिर, जिसको अम्बन माता मंदिर कहते हैं। दोस्तों कन्याकुमारी बीच जहाँ पर आपको सनसेट पॉइंट भी मिलेगा, उसी के नजदीक में ही आपके कन्याकुमारी माता का मंदिर। दोस्तों आप माता का मंदिर जाइए, माथा टेकिए, दीप से प्रज्वलित माता की मूर्ति देखिए, जय माता दी कहते हुए आप मंदिर परिसर से बाहर आइए, दर्शन कीजिए। दोस्तों
ध्यान रखिएगा, मंदिर परिसर के अंदर आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना माता के दर्शन कीजिए, जय माता दी कहते हुए मंदिर परिसर से बाहर आइए और आपको प्रस्थान करना है अगले स्थान की तरफ, जो कि है मुख्य स्थान है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। दोस्तों त्रिवेणी संगम में बना हुआ है आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल। वो स्थान है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने 1892 में 3 दिन का लगातार मेडिटेशन किया था, और इसी विवेकानंद मेमोरियल में स्वामी विवेकानंद जी का एक भव्य स्मारक है। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए आपको दोस्तों पहले लेना पड़ेगा कन्याकुमारी बीच से आपको फेरी। दोस्तों फेरी यानी कि सीप जहाज होती है, वो आपको मिलेगी। वहाँ पर 70 रुपये चार्ज होता है यहाँ एक व्यक्ति का, जो लेते हैं वो लोग। और आपको यह कन्याकुमारी बीच से विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो कि त्रिवेणी संगम पर स्थित है बीचों बीच समुद्र के, वहां तक ड्रॉप कर देंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको मेडिटेशन हॉल भी मिलेगा, यहाँ पर विवेकानंद की स्मारक भी मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर आप कन्याकुमारी माता के चरण पादुका के दर्शन भी कर लेंगे। तो इन तीनों जगह पर आप विजिट कीजिए, जो कि एक ही कैंपस के अंदर है। कुछ समय यहाँ बिताइए, यहाँ से आप दूसरे पूरे संगम का आनंद उठाइए, जो कि आपके हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और आपका अरब सागर, तीनों सागर का यहाँ पर संगम होता है। यहाँ पर भी आप रहिए, काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपका फोटोशूट करना, वीडियोग्राफी करना, और यहाँ से ही आपको आगे बढ़ना है। फिर से आपको फेरी के पास आना है, फेरी में बैठना है, और फेरी वाला आपको लेकर जाएगा अब तिरुवल्ला स्टेचू। दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल थोड़े से पास में ही है तिरुवल्ला स्टेचू, जो कि आपको यहाँ पर तिरुवल्ला जी की स्टेचू मिलेगी। 133 फीट ऊंची इनकी प्रतिमा देखने लायक है, आपको काफी ज्यादा शोभित करेगी, आपको काफी ज्यादा आकर्षक लगेगा। यह भी जाइए, कुछ समय यहाँ व्यतीत कीजिए, और यहाँ में से भी आपको रॉक मेमोरियल का नज़ारा देखने को मिलेगा, व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप फोटोशूट वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप कुछ समय बिताइए, और वापस से आप फेरी में बैठिए और आप बाहर आ जाइए कन्याकुमारी बीच के पास, और आप प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो है कि आपको घूमना है ऑटो से। दोस्तों ऑटो से कौन कौन से स्थान पर आपको घूमना है उसकी बात भी मैं आपको यहाँ पर कर लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले स्थान की बात करते हैं, जो है आपका कन्याकुमारी विजिट करना है ऑटो से, वो है आपका पद्मनाभपुरम पैलेस। दोस्तों इस पैलेस में आप जाइए, 16वीं शताब्दी का ये पैलेस काफी ज्यादा मनमोहक लगेगा। यहाँ के आर्किटेक्चर, यहाँ की वास्तुकला और यहाँ के जो भी संग्रहालय हैं वो आपको काफी ज्यादा शोभित करेंगे। एक बार इस पैलेस में आप जरूर विजिट कीजिए, कुछ समय यहाँ पे बिताइए और प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका कन्याकुमारी बीच है। दोस्तों कन्याकुमारी बीच यानी कि यहाँ पर आपका सनसेट पॉइंट भी मिलेगा। अगर आप इवनिंग के टाइम पर आते हैं तो यहाँ पर एक व्यू टावर है, जो कि व्यू टावर से सनसेट का लोकेशन काफी ज्यादा शानदार लगता है। तो दोस्तों आप सनसेट होने से पहले आप वहाँ पर पहुँच जाइए, क्योंकि वहाँ पर क्लाउड सबसे ज्यादा मिलता है टूरिस्ट की। तो पहले से जाकर व्यू टावर पर खड़े रहिए और आप सनसेट का नज़ारा देख सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा। और आप भारत के दक्षिण सिरे पर खड़े होकर सनसेट का नज़ारा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका गांधी मंडपम। दोस्तों यहाँ पर गांधी जी की स्मारक है, और साथ ही साथ गांधी मंडपम वही स्थान है जहाँ पर गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर भी जाइए, कुछ समय यहाँ पर व्यतीत कीजिए और प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका सुचिंद्रम टेम्पल। दोस्तों सुचिंद्रम टेम्पल कन्याकुमारी से आपका 14 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। इस मंदिर में दोस्तों आपको ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों जनों की यहाँ पर प्रतिमा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप दर्शन कीजिए हर महादेव कहते हुए। इसी सुचिंद्रम मंदिर में एक और 18 फीट ऊंची बजरंगबली की प्रतिमा देखने को मिलेगी, तो इनके भी दर्शन कीजिए। तो दोस्तों सुचिंद्रम टेम्पल में इन सभी के दर्शन कीजिए, आपका त्रिवेंद्रम कंप्लीट होता है। वापस होटल में आइए, आप विश्राम कीजिए और आप अपने शहर के लिए प्रस्थान कीजिए। लेकिन अगर आप दोस्तों 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं, यानी कि आप 2 दिन रुकना चाहते हैं, तो दूसरे दिन आप कौन कौन से स्थान पर विजिट करना है उसके मैं यहाँ पर आपको नाम बता देता हूँ। इसमें जो पहला नाम आता है वो आपका है वाटरकोटोई फोर्ट, दूसरा आपका आता है थिरापुरप्पु फॉल, जो कि 50 फुट की हाइट से आपको यहाँ वाटरफॉल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और तीसरा है आपका त्सुनामी मोनूमेंट्स। तो इन तीनों चीजों पे, यह 3 चीजें हैं जो आप दूसरे दिन घूम सकते हैं। अगर आप 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं, लेकिन अगर आप 1 दिन का ट्रिप बनाना चाहते हैं तो आप मैंने
आपको पहले ही बता दिया है कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है। चलिए दोस्तों, लास्ट बात करते हैं कन्याकुमारी घूमने के लिए हमको एक दिन में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप एक दिन का ट्रिप बनाते हैं तो आपका एक व्यक्ति का 1500 से 2000 एक व्यक्ति का आ जाएगा और आप पूरे कन्याकुमारी को कवर कर लेंगे। दोस्तों, इस फेयर में मैंने आपका ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट और बस के टिकट का ऐड नहीं किया है। इसके अलावा जो भी वहाँ पर खर्च होंगे, होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ऑटो के खर्चे, जो कि ऑटो वाला 400 से 500 लेगा, आपको सब जगह घुमा देगा। ऐसे खर्चे को लगाकर आपका एक व्यक्ति का 1500 से 2000 आ जाएगा और आप आराम से कन्याकुमारी घूम लेंगे। तो दोस्तों, ये था कन्याकुमारी यात्रा का संपूर्ण वर्णन। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।